साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो है नई शिक्षा नीति। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से नई शिक्षा नीति के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं और समाज के हर तबके को ये जानना चाहिए और उसे जानने का पूरा अधिकार है कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति अभी लागू की है उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव अच्छा होने वाला है, क्या इसके बारे में जानकारी है जिससे हमारे बच्चे प्रभावित होंगे। तो ये सारी जो कहानी है, एक समझदार और चिंतक समाज होने के नाते हर नागरिक का ये फ़र्ज है कि इसके बारे में समझें। देखिए साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 ये भारत सरकार में लागू हो चुकी है। 2020 में ये नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई को कैबिनेट में 2020 में इसकी मंजूरी दी गई थी और पूरे देश में 2023-24 से इसको लागू कर दिया गया है। यद्यपि ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है, लेकिन ये लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, ठीक है। अब इस नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु क्या हैं? एक आम आदमी के लिए इस नई शिक्षा नीति का क्या मतलब है, इससे क्या बदलाव होने वाला है, इस नई शिक्षा नीति में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिससे हमारी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, ये जानना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम का है। जब आप किसी विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने जाएंगे, तब आपको इन बातों पर और नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी होना आवश्यक है। यदि आप पढ़ चुके हैं तो आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो डिग्री कोर्स में भी इसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जो प्राइमरी स्टेज है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और जो आपका माध्यमिक स्तर था शिक्षा का, उसमें भी चेंज किए हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कुछ समय बाद होगी, जब आपके बच्चे होंगे तब आप बच्चों को प्रवेश दिलाने जाएंगे, तो आपके जहन में ये बातें आनी चाहिए कि भाई क्या हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। साथियों, ये करीब लगभग पिछले 34 साल के बाद में ये बहुत बड़ा बदलाव है। लास्ट 34 ईयर्स के बाद में ये नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है, ये बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये शिक्षा नीति के बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या पहली शिक्षा नीति ठीक नहीं थी? ठीक नहीं थी ये कहना उचित नहीं है। समय के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में या हर चीज़ में भी तब्दीली की ज़रूरत होती है। उसी तब्दीली के तहत इसका अपग्रेडेशन हुआ है और कुछ चीज़ें समय के साथ साथ इस नई शिक्षा नीति में जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये नई शिक्षा नीति में क्या खास चीज़ जोड़ी गई है। देखिए, इस शिक्षा नीति में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको व्यवसाय से भी जोड़ा गया है। हमारे विद्यार्थियों में स्किल डेवलप हो, उनका कौशल बढ़े, वो पढ़ाई के साथ साथ और पढ़ाई के बाद उनमें ऐसी जिज्ञासा हो कि हम कोई अपना रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं, रोज़गार खड़ा कर सकते हैं, किसी व्यवसाय में जा सकते हैं। ये इस शिक्षा प्रणाली का मूलभूत ढांचे में परिवर्तन है और ये इसकी शुरुआत 6वीं क्लास से ही हो जाएगी। मैं विस्तार से इसको बताऊंगा, पहले मुख्य चीज़ें समझ लीजिए। साथ ही हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको वर्ल्ड क्लास बनाना, जो दूसरे देश हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, उसी की तर्ज पर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भी लागू हो। तीसरी जो खास बात है कि जो प्राइमरी शिक्षा है, 6वीं 7वीं 8वीं तक की शिक्षा है,
उसमें जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेज हैं, उनमें पढ़ाई हो। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं हो, अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं करानी है, लेकिन बढ़ावा उनको दिया जाए जो स्थानीय भाषाओं में। ये परिवर्तन है। अब मैं विस्तार से आपको बताता हूँ, तब आपकी समझ में आएगा। बहुत ही सहजता से समझिए, ये आपके लिए भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप समाज में बातचीत करते हैं आपस में, और ख़ासकर जब आपका शिक्षा से नाता है और देश का विकास शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है, जिस देश में शिक्षा प्रणाली अगर मजबूत नहीं है तो उस देश तरक्की नहीं कर सकता। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा, आपका, सबका फर्ज है कि हम अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में जानें। जब कहीं विचार विमर्श होता है तो हम अपना पक्ष और विपक्ष और इसके बारे में अपनी समझ प्रदर्शित कर सकें। इसलिए सबको जानना जरूरी है, चाहे आप शिक्षक हैं या नहीं हैं, या आप छात्र हैं नहीं हैं, या एक आम आदमी हैं, आम गृहिणी हैं, सबके लिए ज़रूरी है ये बातें। तभी तो आप समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं नई शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो 2020 में ये लागू हुई थी। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता में इसको ड्राफ्ट किया गया है। के कस्तूरी रंजन साहब कौन हैं? ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट, बड़े ही शिक्षाविद और बड़ा ही ये जीनियस व्यक्ति हैं। इनकी अध्यक्षता में इसका नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। यद्यपि ये नई शिक्षा नीति का मसौदा जब बना तो पूरे देश से, इवन गांव से, शहर से, निकायों से, विश्वविद्यालयों से, स्कूलों से, कॉलेजों से, पब्लिक से, सबसे ओपिनियन मांगा गया था कि भाई हमारी नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव होना चाहिए। तो उन सारे सुझावों को मानने के बाद और उनमें से जो जायज़ थे उन सारे चीज़ों को इसमें समायोजित करने के बाद तब इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब ये नई शिक्षा नीति जो बनी है उसकी खास विशेषता क्या है, समझिए पहले कि पुरानी शिक्षा नीति में क्या था। देखो, पुरानी शिक्षा नीति जो थी 1986 से जो लागू थी, 1986 के बाद में कुछ छोटे मोटे आंशिक सुधार हुए थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से बदल गई थी। 2009 में एक RTE एक्ट आया था जिसके अंदर एक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला था बच्चों को, लेकिन इसके बाद कोई ऐसा खास आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था। उसके बाद सबसे बड़ा सुधार यही है नई शिक्षा नीति का। तो पहले 10+2 चलता था। 10+2 का मतलब है 12वीं क्लास तक, एक क्लास 1 से लेके 10 तक का एक पैटर्न था और 10वीं के बाद 12वीं। तो ये 12 साल तक की एक पढ़ाई का सेट पैटर्न हुआ करता था जिसको 10+2 बोलते हैं, जिसमें हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे। अब तक सभी ने उसी पैटर्न में ही शिक्षा प्राप्त की है। अब क्या नया हो गया है, देखिए, आप इसको ऐसे मत मानिए कि बहुत बड़ा चेंज हो गया, लेकिन समझने की कोशिश करिए। पहले जो क्लासेस हुआ करती थी वो क्लास 1 से शुरू हुआ करती थी। पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यहाँ तक का सिस्टम था। इसके बाद में उच्च शिक्षा। अब सरकार ने अधिकृत रूप से क्लास 1 से पहले भी जो हमारी बाल वाटिका है उसको लीगलाइज्ड किया है कि अब हमारे बच्चे बाल वाटिका क्लास, जो जिसको ये बाल वाटिका जिसको कहते हैं प्री स्कूल, KG1, KG2, इस टाइप के जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चला करते थे, अभी जो राज्य सरकारों के विद्यालय हैं उनमें भी ये आंगनबाड़ियाँ होती है जिसमें क्लास 1 से पहले की जो पढ़ाई होती है वो कराई जाती है। तो जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, नर्सरी, KG1, KG2, तो ये बाल वाटिका के रूप में भी अब क्लासें शुरू होंगी। तो क्लास 1 से पहले 3 साल हर छात्र को इन बाल वाटिकाओं में पढ़ाई कराई जाएगी अनिवार्य रूप से। ये बदलाव मुख्य है।
तो ये जो 10+2 का सिस्टम था, इसकी जगह पर क्या हो गया है, 5+3+3+4। इसको ऐसे याद करिए। ये कोई याद करने का मसला नहीं है ज़्यादा, लेकिन समझने का ज़्यादा है कि पहले के 5 साल और आखिरी के 4 साल और बीच में 3-3 साल। पहले के 5, आखिरी के 4 और बीच के 3, फिर 3। पहले के 5 क्या हैं? नई शिक्षा नीति के तहत पहले के जो 5 साल हैं उसमें 3 साल में तो बच्चा बाल वाटिका में पढ़ेगा। इसके बाद क्लास 1 आएगा और क्लास 2 आएगा। ये इसका बच्चे का प्रथम चरण यहाँ आके खत्म होगा। अब बाल वाटिका में क्या पढ़ाई होगी? बाल वाटिका में जिस तरह से बच्चा घर में खेलता है, घर में जो उसके मन में आती है उस तरह की एक्टिविटी करता है। पेंटिंग करता है, कभी चित्र बनाता है, कभी कविता गाता है, कभी खेलता है, कभी बैठ जाता है, कभी रोता है। वो सारी गतिविधियाँ इस बाल वाटिका में होंगी। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। मनोरंजन के साथ में, बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ में बच्चे को उसमें एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो बच्चा स्कूल आने से डरे नहीं। ये जो प्री क्लासेस शुरू की गई हैं, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चा जब स्कूल में आए तो उसको ऐसा लगे कि ये तो घर ही है हमारा। वो स्कूल के नाम से डरे नहीं कि मेरे को स्कूल जाना है। उसको स्कूल में वही वातावरण मिले जो उसको अपने घर में मिलता था। और ये जो बाल वाटिका होंगी 3 साल की, इसमें शिक्षक भी अलग से नियुक्त होंगे। जो शिक्षक हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स का प्रावधान है कि वो बाल वाटिका कैसे पढ़ाएं। अब ये 3 साल का बाल वाटिका वाला जो कोर्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद में ये बच्चा जो होगा वो पहली क्लास में जाएगा। पहली क्लास में पेपर, पेन और कुछ पढ़ाई का छोटा मोटा स्तर शुरू होगा जो क्लास 2 तक चलेगा। तो 3 साल पहले वाले प्री और 2 साल ये तो 5 साल का एक ये फाउंडेशन प्रोग्राम है। इसको बोलते हैं फाउंडेशन। पहले वाले शिक्षा प्रणाली में इस तरह का फाउंडेशन नहीं हुआ करता था। वहाँ सीधे क्लास 1 से पढ़ाई होती थी। अब क्लास 1 को भी फाउंडेशन में कर दिया है। कोई भी परीक्षा नहीं होगी। क्लास 1, क्लास 2 में भी परीक्षा नहीं होगी और पहले के भी 3 सालों में परीक्षा नहीं होगी। कोई परीक्षा नहीं होगी। खेल खेल में बच्चे सीखेंगे। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स इसमें लगा गया है। इसके बाद दूसरी के बाद में फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे मैंने बताया ना 5+3, 3 का मतलब तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास। ये जो 5वीं क्लास तक के बच्चा है, ये जो है ये स्टेज जो है पढ़ने की तैयारी वाली स्टेज को इसको माना गया है। प्री प्राइमरी स्टेज इसको बोला गया है। इसमें बच्चे को अब अध्ययन की तरफ मोड़ा जाएगा और जो एक सिस्टेमेटिक स्टडी होती है हर सब्जेक्ट की, और उसमें भी कुछ पैटर्न में बदलाव किया गया है कि बच्चे को मनोरंजक रूप से कैसे स्टडी कराई जाए, वो क्लास 3, 4 और 5 में होगी। ये बदलाव है। इसके बाद जो शुरू होता है वो बीच का स्तर, फिर इसके बाद 3 आएगा। 3 का मतलब 6, 7, 8। ये जो 3 क्लास हैं 6, 7, 8, इनमें आमूल चूल परिवर्तन है। क्या है? 6वीं क्लास से ही जैसे ही बच्चा आएगा तो इन क्लासों में शुरुआत से ही कोई न कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, कौशल प्रशिक्षण, ये सब्जेक्ट के रूप में उनको पढ़ने होंगे अपनी रुचि के हिसाब से। मतलब 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास तक आते आते बच्चा में कोई न कोई हुनर, कोई न कोई कौशल व्यवसाय से संबंधित उसमें डेवलप हो जाए, वो जान जाए जिसमें जिसकी दिलचस्पी है। तो ये जो चेंज हुआ है कि 6वीं, 7वीं, 8वीं में बच्चे को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाएंगे, ये हर स्कूल में आवश्यक है। और यहीं से बच्चा जो है स्किल की तरफ मुड़ेगा। ध्यान रखिए, अभी तक बच्चों को स्थानीय भाषा जो है उसमें पढ़ाई की जा रही है। स्थानीय भाषा का मतलब है जैसे कहीं कोई छत्तीसगढ़ी बोलता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा।
कोई हल्बी बोलता है तो हल्बी, कोई भोजपुरी तो भोजपुरी, कोई कन्नड़ी, तमिल भाषा। जो भारत की अधिकृत भाषाएं हैं सरकार की, पूरे देश की, उन भाषाओं में पढ़ाई का स्तर उन्हीं की ज़ुबानों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वो इसलिए किया गया है कि ऐसा माना जाता है कि अपनी ज़बान में बच्चा अच्छे से समझता है चीज़ों को। जो घर में ज़बान भूली जाती है, यदि उसी ज़बान में चीज़ों को बताया जाए तो बच्चा ठीक से समझता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये जो शुरुआती स्टेज है बच्चों की, इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। यद्यपि अंग्रेजी की मनाही नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अब इसके बाद 8वीं के बाद में शुरू होता है 9, 10, 11, 12, ये आखिरी है। 9, 10, 11, 12 में बच्चा जब 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, तब इसमें एक चेंज किया गया है। पहले अभी क्या होता है ये समझिए। अभी क्या है कि 9वीं 10वीं एक कॉमन है, हर सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है लगभग सारे मिला जुला के। 11वीं के बाद में बच्चे की स्ट्रीम चेंज हो जाती है। जैसे आर्ट साइड लेगा तो आर्ट्स के विषय लेगा, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा तो उसका एक सेट पैटर्न है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये लेना है। कोई कॉमर्स लेगा तो कॉमर्स का एक सेट पैटर्न है, कॉमर्स के साथ में ये होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत ये स्ट्रीम खत्म कर दी गई हैं। बच्चा 11वीं 12वीं में जो मन करे, जो उसकी अभिरुचि है सब्जेक्ट्स में, ये साइंस के बाद में वो कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो कॉमर्स पढ़ ले। यदि मैथ के साथ में वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री भी पढ़ ले। वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो बायोलॉजी पढ़ ले। किसी भी सब्जेक्ट को मनाही नहीं है कि वो बच्चा ये सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करेगा। वो अपनी अभिरुचि के हिसाब से सारे सब्जेक्ट को खुल दिया है कि कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को चयन कर सकता है। कोई कंपलसरी सेट पैटर्न नहीं होगा कि ये पीसीएम वाला है, ये पीसीबी वाला है, या ये कॉमर्स स्ट्रीम है। ये स्ट्रीम सब खत्म कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो ये अब पहले भी 12 तक होता था, 1 to 12। अब ये अभी भी 1 to 12 है, लेकिन अब सरकार ने इसको 15 साल का कर दिया है। एक से पहले जो 3 साल हैं प्री नर्सरी वाले, वो इसमें जोड़ दिए हैं। तो पहले 12 साल तक का पूरा करिकुलम हुआ करता था राज्य सरकार का। अब इस पूरा का पूरा नई शिक्षा नीति के तहत 15 साल का सेट पैटर्न है। मैं समझता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। तो अब जब आपके बच्चे प्रवेश लेंगे, जो बच्चे 6वीं में इस साल गए हैं वो तो पुराने पैटर्न से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले सालों में 6वीं से कुछ चेंज दिखेगा। इसी तरह से जो बच्चे 12th इस साल कर रहे हैं वो तो पुराने पैटर्न से ही कर रहे हैं, लेकिन अगले 12th में जब अगला बैच आएगा तो 11th के बाद ही उसमें नया चेंज मिलेगा। अब बात आती है कि विश्वविद्यालय लेवल में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले जब बच्चा 12वीं के बाद में डिग्री कोर्स में जाता था तो उसमें भी यही सेट पैटर्न था कि ये किसी को बीएससी करना है, किसी को बीए करना है, किसी को बीकॉम करना है, किसी को एमकॉम करना है, किसी को आर्ट्स से बीए करना है। ये पूरा सेट पैटर्न अब खत्म हो गया है नई शिक्षा नीति के तहत। अब सिर्फ एक ही डिग्री होगी, वो होगी स्नातक की डिग्री। अब इस स्नातक की डिग्री में कोई सेट पैटर्न नहीं होगा। बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से कुछ भी सब्जेक्ट जो उसकी अभिरुचि के हैं वो ले सकता है। जिस तरह से 12वीं क्लास में था, इस तरह यहाँ भी है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में यदि हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो ग्रेजुएशन में तो आप कर सकते हो। यद्यपि सब्जेक्ट उसमें रहेंगे कि कितने सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कोई भी वो कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। एक तो ये चेंज है। दूसरा ये है कि स्नातक जो होगा वो बीएससी, बीए, बीकॉम ये सब खत्म होकर सिर्फ स्नातक की डिग्री होगी, जैसा कि मैंने बताया था। लेकिन इसको 4 सालों में डिवाइड कर दिया है। अभी तक 3 साल का हुआ करता था ग्रेजुएशन, लेकिन अब ये जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होगा। अब
पिछले वाले पैटर्न में क्या था कि जब तक 4 साल कंप्लीट नहीं होंगे जब तक उसको स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। अब इसमें चेंज कर दिया है कि यदि बच्चा 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 साल ही पढ़ता है तो उसको 1 साल के लिए भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको बोलते हैं स्नातक का सर्टिफिकेट कोर्स। यदि बच्चा 2 साल अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है तो उसको स्नातक का डिप्लोमा मान लिया जाएगा। यदि कोई बच्चा 3 साल कर लेता है अपने ग्रेजुएशन के कंप्लीट, तब उसको डिग्री कोर्स मान लिया जाएगा कि ये स्नातक में डिग्री है। और यदि बच्चा 4 साल कंप्लीट पढ़ाई कर लेता है और 4 साल पढ़ाई करने के बाद में उसको स्नातक रिसर्च स्कॉलर माना जाएगा कि इसने स्नातक में रिसर्च वाला पार्ट भी पूरा कर लिया है। ये जो सेट पैटर्न है, ये सेट पैटर्न बहुत ही अच्छा है और दूसरे देशों में भी इसी तरह के सेट पैटर्न हैं। वहाँ स्नातक में ही सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। तो जो दूसरे विकसित देश हैं वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली में जो ये चेंज है वो हमारे यहाँ भी अब अडॉप्ट किया गया है। अब बात आती है पीजी की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स थे। अब जो पीजी है जिसने स्नातक किया है, 4 साल कंप्लीट किए हैं, उसको पीजी में 1 साल ही लगेगा। लेकिन जिसने केवल डिग्री तक ही पढ़ाई की है स्नातक में, केवल 3 साल तक, यदि वो पीजी में जाएगा तो उसको फिर 2 साल का पीजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने केवल डिग्री कोर्स किया है और पीजी करना है तो 1 साल का। नो, आपको 1 साल का फायदा तब नहीं मिलेगा, फिर आपको पीजी 2 साल का ही होगा। तो इस तरह का चेंज है। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, अब पीएचडी ही हुआ करेगी। एमफिल की जो डिग्री थी वो ख़त्म कर दी गई है। साथियों, उच्च शिक्षा में इस तरह के बदलाव से हमारे जो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाने की जो ललक थी, जो उनकी जिज्ञासा थी, वो अब सामने आएगी। कि एक बच्चा गणित में भी बहुत अच्छा है, एक बच्चा हिस्ट्री में बहुत अच्छा है। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण दूँ तो मैं साइंस के साथ साथ मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर इसका भी बहुत शौकीन था। लेकिन क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं ये एमिनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स पढूं। लेकिन अब पढ़ सकते हैं। आप साइंस के साथ में आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात है कि अगर आपकी घर की कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं तो बीए में, स्नातक की डिग्री में, अब तो बीए ख़त्म हो जाएगा, स्नातक रहेगा केवल। यदि आपने 2 साल किया है तो आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी। पहले क्या था, यदि आपने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है और आपने 1 साल करके ख़त्म कर दिया तो आप ग्रेजुएट नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि 1 साल किया है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल किया है तो आपको उसका डिप्लोमा कोर्स, 3 किया है डिग्री कोर्स और 4 किया है तो पूरा का पूरा स्नातक स्कॉलर आपको अवार्ड कर दिया जाएगा। ये कुछ चेंज हुए हैं नई शिक्षा नीति में। साथियों, इस नई शिक्षा नीति के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। ये आप सोचिए कि क्या ठीक है। जहाँ तक बजट की बात है, जो अपनी रिपोर्ट है नई शिक्षा नीति में, अभी देश की जीडीपी का लगभग 3% ही बजट का प्रावधान है पूरी शिक्षा में। और वो 3% भी पूरा खर्च नहीं होता है। सबसे खूबसूरत बात है कि शिक्षा का बजट जस्ट 2 गुना कर दिया गया है, 6% बजट कर दिया गया है, एकदम 2 गुना पैसा। क्योंकि ये जो पूरी शिक्षा प्रणाली है इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए 2 गुना बजट है। अब ये देखने में और आगे पता चलेगा कि कितना राज्य सरकारें इसमें आगे बढ़ती हैं और किस तरह से ये देश में सामने आती है नई शिक्षा नीति। साथियों, नई शिक्षा नीति में जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, बहुत अच्छी शिक्षा नीति है और देश को आज इसकी ज़रूरत थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मानता हूँ कि इसमें स्थानीय जो भाषाएं हैं उसमें प्राइमरी और मिडिल लेवल तक बड़ा जोर दिया गया है।
यहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की इसमें उपेक्षा तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले से ही हमारे बच्चे जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं वो अंग्रेजी में हाथ उनका तंग हुआ करता था, लेकिन अब शायद इससे और भी तंग हो जाए। यद्यपि मनाही नहीं है कि कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन जो बाध्यता है वो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराने की है। तो ये जो अंग्रेजी का एक मसला है वो एक इसमें विचार हो सकता है। यद्यपि ये बात चल रही है कि अंग्रेजी भी शुरू से होनी चाहिए। एक नई शिक्षा नीति की लेकिन खूबसूरती ये है कि जब बच्चा माध्यमिक स्तर को प्राप्त करेगा तो एक विदेशी भाषा पढ़ना ही पड़ेगा उसको। उसका ऑप्शन है कि कौन सी विदेशी भाषा पढ़े। वो फ्रेंच पढ़ सकता है, जर्मन पढ़ सकता है, कुछ भी उसको पढ़ना है एक विदेशी भाषा, ये नई शिक्षा नीति में है। एक तो ये है। दूसरा, अगर इसकी आप सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो देखिए आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पर बड़ा जोर दिया गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग के शिक्षक जो हैं अभी हमारे पास इतने नहीं हैं। हर स्कूल में इस तरह की लैब बनानी होंगी आपको, जिससे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का बढ़ावा दिया जा सके, उनको उसकी प्रैक्टिकलिटी की शिक्षा है वो दी जा सके। वो चीज़ें अभी हमारे विद्यालयों में, खासकर जो हमारे राज्य सरकार के विद्यालयों में, उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। वो बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखते हैं आगे चल के कि नई शिक्षा नीति क्या होगी। इस नई शिक्षा नीति में दूसरा एक पैटर्न में बदलाव आया है, वो भी आप सबको समझना होगा। अभी साल में एक बार परीक्षा होती है। अब इस नई शिक्षा नीति के तहत साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी सेमेस्टर के हिसाब से। 6 महीने का एक कोर्स, इसके बाद में एक कोर्स, और हर सेमेस्टर को क्लियर करना पड़ेगा। इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। आप देखिए क्या आपको ठीक लग रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि बच्चा पूरे साल मेहनत करेगा कि मेरे को इस सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने हैं, इसके बाद दूसरे में भी लाने हैं। पूरे साल पढ़ाई करेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि लास्ट में पूरा एक पेपर होगा, लास्ट में जाके पढ़ लेंगे। पूरे साल बच्चे ने पढ़ाई नहीं की और लास्ट में बच्चा पढ़ रहा है। तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट पूरी साल अपने स्टडी को लेके हो। ये सेमेस्टर सिस्टम भी इसमें जो हमारी शिक्षा है, ये सेमेस्टर सिस्टम पहले विश्वविद्यालय स्तर पे हुआ करता था, आज भी है, लेकिन स्कूल शिक्षा में ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, माध्यमिक शिक्षा में सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। अब ये सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई होगी, ये अच्छी बात है। साथियों, नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए बहुत कारगर साबित होगी, ऐसा ही मान के ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है। आपके इसमें क्या विचार हैं? आपको कैसी लग रही है? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी, टिकाऊ और कॉम्पिटिटिव शिक्षा नीति लग रही है। एक दो चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो समय के साथ उसमें बदलाव होंगे कि अंग्रेजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है पूरी दुनिया में अंग्रेजी का बोलबाला है। अंग्रेजी ऐसा नहीं कि हम स्थानीय भाषाओं को प्रमोट नहीं करें, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। और शुरू से ही जब अंग्रेजी हम पढ़ते हैं तो एक स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में भी हमारा धीरे धीरे कमांड बढ़ता जाता है, और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, अवार्ड में जाते हैं, कहीं किसी से वार्तालाप करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बिना इंग्लिश के जो हम तरक्की चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है। साथियों, नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी? मेरे हिसाब से तो मैं इससे बहुत अच्छा सहमत हूँ। नई शिक्षा नीति हमारे देश में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगी, स्किल को बढ़ाएगी, और बच्चों को ये अधिकार होगा कि वो अगर उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा में पढ़ा जाएं। 10वीं 11वीं 12वीं करने के बाद में अपना रोजगार स्थापित करते हैं तो वो भी दिया जाएगा, उसका भी उनको पास ट्रेनिंग होगी। कुल मिला के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का जो सपना है भारत सरकार का, वो मुझे ठीक लग रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो नई शिक्षा नीति पे जो था, आपको कैसा लगा? आप अपने विचार,
अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।